आगे बढ़ते हैं। प्रदेश कांग्रेस की बैठक आज पीसीसी चीफ डोटासरा करेंगे संगठन के कामों की समीक्षा। संगठन के कामकाज पर मंथन किया जाएगा। शाम 5 बजे खबर है कि वर्चुअल तौर पर मीटिंग होगी। प्रदेश कांग्रेस की बैठक होनी है आज और साथ ही पीसीसी चीफ डोटासरा संगठन के कामों की समीक्षा इस बैठक के माध्यम से करेंगे। शाम को 5 बजे का वक्त है। वर्चुअल तौर पर यह बैठक होगी। 7 जुलाई से होने वाले धरने प्रदर्शनों को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। 7 जुलाई से धरने दिए जाने हैं, प्रदर्शन भी अलग अलग हिस्सों में होने हैं, उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, किस तरीके से आगे बढ़ना है। पंचायत चुनाव की तैयारी पर भी फोकस रहेगा। पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, वहां पर भी किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी, किस तरीके से जमीन पर काम करना है, इसको लेकर भी चर्चा होगी, इस पर भी फोकस रहेगा। आउटरीच कार्यक्रम का फीडबैक लेंगे डोटासरा, ये जानकारी है कि और भी अलग अलग मसलों पर वो बातचीत करेंगे। आउटरीच कार्यक्रम का फीडबैक भी वो लेंगे। कार्यकारिणी निवर्तमान जिला अध्यक्ष इस बैठक का हिस्सा बनेंगे वर्चुअल माध्यम से। कोविड का दौर अभी खत्म नहीं हुआ, इसीलिए ये बैठक वर्चुअली होनी है। अब क्या कुछ इस बैठक से निकलकर बाहर आता है, इस पर लगातार नजर रहेगी। फिलहाल आज की होने वाली बैठक महत्वपूर्ण है। सीएम गहलोत ने की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा। सीएम अशोक गहलोत ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा की है। निःशक्त जनों को घर पर पहुंचाया जाएगा अनाज और साथ ही सीएम गहलोत ने योजना तैयार करने के निर्देश दिए। नाप और तोल प्रकोष्ठ के पुनर्गठन की कार्य योजना बनाने के आदेश दिए गए हैं। रबी विपणन वर्ष 2021-22 के दरमियान 23,13,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की इस सीजन में 22 लाख मीट्रिक टन खरीद के लक्ष्य से अधिक है और 387 खरीद केंद्रों के माध्यम से 2,24,000 किसानों का गेहूं खरीदा गया और कुल 4,185 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस बैठक में फीडबैक भी लिया सीएम ने, तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया। कुल मिलाकर ये समीक्षा थी और समीक्षा के बाद अब अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सीएम ने उनको बता दिया है। द ग्रेटर निगम शो, निलंबित महापौर डॉक्टर सौम्या को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, बड़ा झटका लगा है। द ग्रेटर निगम शो से हम कह रहे हैं, निलंबित महापौर डॉक्टर सौम्या को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच 6 महीने में पूरी करने के आदेश दे दिए हैं। न्यायिक जांच कराने का दारोमदार धारीवाल के पास, बतौर विधि मंत्री धारीवाल करवाएंगे न्यायिक जांच। अगर न्यायिक जांच में दोष सिद्ध होता है तो निलंबन के अलावा झेलना पड़ सकता है 6 साल का सियासी वनवास भी। एक्ट के सेक्शन 39 के तहत 6 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव डॉक्टर सौम्या। और अब मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है डॉक्टर सौम्या। ऐसी भी खबर है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाने का उनके पास एक ऑप्शन रह गया है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा सकती हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में समय लगना तय है और पार्टी का भी साथ बहुत जरूरी है। पार्टी क्या चाहती है, पार्टी का साथ मिल रहा है, सौम्या गुर्जर को नहीं मिल रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। इसीलिए अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं उसमें वक्त लगना तय है और साथ ही पार्टी का साथ भी सौम्या को चाहिए होगा। हाईकोर्ट से उनको राहत की उम्मीद थी, दरकार थी, लेकिन वो राहत मिली नहीं, झटका लग गया। हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच 6 महीने में पूरी करने के आदेश दिए हैं और न्यायिक जांच कराने का जो दारोमदार है, जो जिम्मा है, वो धारीवाल के पास है। बतौर विधि मंत्री धारीवाल न्यायिक जांच करवाएंगे। अगर न्यायिक जांच में दोष सिद्ध होता है तो फिर निलंबन के अलावा 6 साल का सियासी वनवास भी झेलना पड़ सकता है डॉक्टर सौम्या को। और एक्ट के सेक्शन 39 के तहत 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो कब तक खटखटाती है, सुप्रीम कोर्ट कब तक जाती है, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। आरसीए कार्यकारिणी की मीटिंग 2 जुलाई को होनी है। आरसीए कार्यकारिणी की बैठक को लेकर लंबे वक्त से कहा भी जा रहा है कि ये बैठक होनी है, लेकिन अब जो तारीख है वो 2 जुलाई बताई जा रही है। आरसीए कार्यकारिणी की मीटिंग 2 जुलाई को होगी। वैभव गहलोत की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी आरसीए कार्यकारिणी की। दोपहर 1 बजे आरसीए अकादमी पर यह मीटिंग होगी, ये बैठक होगी। प्रदेश में क्रिकेट गतिविधियों को लेकर चर्चा की जाएगी। आरसीए के स्टेडियम निर्माण पर भी मंथन होगा। लगातार इसको लेकर भी काम चल रहा है, लगातार बैठकें भी हो रही हैं। खबर ये है कि आरसीए के स्टेडियम निर्माण को लेकर भी चर्चा होगी। 2 जुलाई को होने वाली बैठक में आरसीए सचिव महेंद्र शर्मा ने नोटिस जारी करके इसके बारे में जानकारी दी है। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आरसीए कार्यकारिणी की मीटिंग होनी है 2 जुलाई को। वैभव गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी दोपहर 1 बजे। आरसीए अकादमी पर ही इस बैठक को किया जाएगा। प्रदेश में क्रिकेट गतिविधियों को लेकर भी चर्चा होगी विस्तार से, राय मशवरा भी वहां पर की जाएगी और आरसीए के स्टेडियम निर्माण पर भी मंथन होगा, ऐसी खबर है। और आरसीए सचिव है महेंद्र शर्मा, उन्होंने नोटिस जारी किया है।
भारत निर्वाचन आयोग में रिटायर्ड आईएएस उमेश सिन्हा की पुनर्नियुक्ति। ये महत्वपूर्ण खबर है। भारत निर्वाचन आयोग में रिटायर्ड आईएएस उमेश सिन्हा की पुनर्नियुक्ति। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर पद पर हुई पुनर्नियुक्ति। उमेश सिन्हा की कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 1 साल के लिए 30 जून 2022 तक पुनर्नियुक्ति हुई है। केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईएएस हैं उमेश सिन्हा, जिनको लेकर ये महत्वपूर्ण खबर है। भारत निर्वाचन आयोग में रिटायर्ड आईएएस उमेश सिन्हा की पुनर्नियुक्ति की गई है। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर पद पर उनकी पुनर्नियुक्ति हुई है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 1 साल के लिए 30 जून 2022 तक पुनर्नियुक्ति की गई है और केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने भी इसको लेकर मंजूरी दे दी है। आपको बताएं, यूपी कैडर के 1986 बैच के आईएएस अफसर हैं उमेश सिन्हा। आगे बढ़ते हैं, आपको सीधे यूपी लिए चलते हैं। योगी सरकार लखनऊ में स्मारक बनाने जा रही है अम्बेडकर की। इसी को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हर सरकार का ये दायित्व है, उसका कर्तव्य है, उसका जो एक मिशन होना चाहिए हर सरकार का, वो यही होना चाहिए, भवतु सब मंगलम, अर्थात उनकी प्रजा की सबकी भलाई। और ये सबकी भलाई, अब उसको राजनीतिक दल कोई किसी प्रकार से सबका विकास, सबका, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन एक जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार भवतु सब मंगलम का जो मूल पाठ है, मूल उद्देश्य है, उसको साकार कर रही है। यह भी मेरा सौभाग्य है कि 2 दिन पहले ही 27 जून को मैं अपनी जन्मस्थली कानपुर स्थित परौंठ गांव में बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला था। आज के दिन का एक औचित्य मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया। 93 साल पूर्व डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस सोच को आगे बढ़ाया, समता मूलक समाज की रचना, और उसके लिए उन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, समता नाम का। और हम सब ने देखा होगा उनकी पूरी जीवन यात्रा समता मूलक समाज के रचना पर ही व्यस्त है। यहाँ तक कि जब संविधान के वो प्रमुख शिल्पी बने, उसमें भी हमने देखा है संविधान की उद्देशिका, जिसको प्रिएम्बल कहते हैं, उसमें भी उन्होंने समता का जिक्र किया, फ्रैटर्निटी, बंधुत्व जिसको। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पीसीसी के नए भवन का इंतजार होने वाला है समाप्त। इसी साल नई पीसीसी के भवन का शिलान्यास हो सकता है, इसलिए भी उम्मीद ये जगी है कि जल्द ही भवन बनकर तैयार भी हो जाएगा। पीसीसी के नए भवन का इंतजार होने वाला है खत्म। इसी साल नए पीसीसी के भवन का शिलान्यास हो सकता है। खबर है राजधानी में बनेगा पीसीसी का नया भवन। अस्पताल रोड पर जगह फाइनल हो चुकी है। मंत्री शांति धारीवाल और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीच चर्चा भी हो चुकी है। नए भवन में होगी तमाम आधुनिक सुविधाएं, तमाम सुविधाएं नए भवन में होंगी। महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित यहां पर की जा सकती है, ये कहा जा रहा है। जल्द ही भवन का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। जयपुर एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के आंकड़े। पिछले 5 वर्ष में सोना तस्करी के 112 मामले सामने आए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के जो डेटाज हैं, आंकड़े हैं, वो चौंकाने वाले हैं। पिछले 5 सालों में सोना तस्करी के 112 मामले सामने आए हैं। करीब 50 करोड़ मूल्य का 95 किलो सोना बरामद किया गया। कस्टम्स ने 98 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनमें से 85 तस्कर पाए गए शेखावाटी क्षेत्र के। और वर्ष 2011 से अब तक कस्टम्स ने तस्करी के 215 मामले पकड़े हैं। इनमें करीब 70 करोड़ मूल्य का 165 किलो सोना बरामद किया गया और हर साल औसतन 20 मामले पकड़े जा रहे हैं। सोने पर कस्टम ड्यूटी करीब 6 गुना बढ़ने के चलते तस्करी और भी बढ़ गई है। आमतौर पर मजदूरों को लालच देकर करवाई जा रही तस्करी, तमाम मामले जो सामने आ रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं तस्करी को लेकर, वो चौंकाने वाले हैं। जेसीटीएसएल कर्मचारियों को नहीं लगी वैक्सीन। लो फ्लोर के कर्मचारियों का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं किया गया है।
जेसीटीएसएल कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं लगी, इसलिए हम कह रहे लो फ्लोर के कर्मचारियों का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं किया गया। लो फ्लोर में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी 18 से 44 उम्र के हैं। कर्मचारियों की मांग है कि डिपो में कैंप लगाकर वैक्सीन उनको लगवाई जाए। सभी कर्मचारियों को वैक्सीन प्राथमिक रूप से लगाई जाए, ये खुद कर्मचारी चाहते हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार चालक परिचालकों के वैक्सीनेशन के बाद ही बसों का संचालन किया जाए। नई गाइडलाइंस में इस बात का जिक्र है। ऐसे में कैसे होगा जेसीटीएसएल की बसों का संचालन, ये बड़ा सवाल है। जब वैक्सीनेट कर्मचारी नहीं होंगे तो फिर संचालन बसों का कैसे होगा, क्योंकि अधिकतर स्टाफ को नहीं लगी वैक्सीन की पहली डोज। अधिकतर स्टाफ के जो मेंबर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो ऐसे हैं जिनको अभी तक पहली डोज भी नहीं लगी है। ऐसे में बसों के संचालन को लेकर भी सवाल खड़ा होता है। कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सभी कैटेगरीज में 1,79,831 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सभी श्रेणियों में 1,79,831 लोगों ने वैक्सीन लगाई और इस दरमियान कुल 1,34,775 लोगों को लगाई गई है पहली डोज, जबकि 45,056 लोगों को कोविड की दूसरी डोज लगाई गई है। प्रदेश में 18+ का वैक्सीनेशन भी अभी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में सभी 28 जिलों में वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया और इस दरमियान 1,15,607 लोगों को पहली, जबकि 7,839 लोगों ने दूसरी डोज लगवाई। प्रदेश में अब तक 18+ कैटेगरी में 72,78,820 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। ये आंकड़ा है अभी तक का प्रदेश में 18+ कैटेगरी के लोगों का। कनिष्ठ लेखाधिकारी की पदोन्नति के लिए भी एमएलए की सिफारिश। ये महत्वपूर्ण खबर। कनिष्ठ लेखाधिकारी से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड 2 के पद पर होता है प्रमोशन। प्रमोशन के लिए न्यूनतम अनुभव में छूट के लिए भी एमएलए की सिफारिश। 10 एमएलए ने सीएम के नाम पत्र लिखा, तब सीएमओ को वित्त विभाग को भेजना पड़ा पत्र। निदेशक कोष और लेखा को जरूरी कार्यवाही कर सीएमओ और विधायकों को बताने के निर्देश। प्रशांत बैरवा, रामलाल शर्मा, संजय शर्मा, गुरमीत सिंह कुन्नर, रामलाल मीणा, ज्ञानचंद पारख, पब्बा राम बिश्नोई, गोपीचंद मीणा ने लिखा पत्र और इनके साथ 60 अन्य विधायकों ने भी की अनुशंसा। अब इतने विधायकों के दबाव से चकरखिन्नी हो चुका है विभाग। अब अपने स्तर पर या सीएस के स्तर पर छूट लेने की जुगत हो रही है। महंगाई की पटरी पर तेज रफ्तार दौड़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम। महंगाई लगातार बढ़ रही है। आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 57 दिन में पेट्रोल 8 रुपए 77 पैसे, डीजल 9 रुपए 9 पैसे महंगा हुआ है। कोरोना संकट के दौर में आम आदमी की जेब तराश रही है। तेल कंपनियां लगातार राहत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत चढ़ने का भी असर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $75 प्रति बैरल। ऐसे में देश में तेल कंपनियां अभी और दाम बढ़ा सकती हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। तेल की कीमतों में और इजाफा हो सकता है। आज पेट्रोल 105 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर और डीजल 98 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। ये उच्चतम स्तर है। तेल की कीमतें बढ़ने से खाद्य, निर्माण, अन्य जरूरी वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं। केंद्र और राज्य सेंट्रल एक्साइज और वैट में कमी को भी तैयार नहीं है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों वैट में 2% की कमी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आम आदमी को राहत मिलती हुई फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान में तीसरी लहर का पीक अब अक्टूबर नवंबर में संभव। राजस्थान में तीसरी वेव जब आएगी तो उसका पीक कौन सा महीना होगा, कौन से महीने में तीसरी लहर पीक पर होगी, अक्टूबर नवंबर में संभव है, ये कहा जा रहा है। पहली और दूसरी लहर के अंतराल के हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा है। इस लहर का असर अलग अलग जिलों में अलग अलग समय के दरमियान बढ़ने की आशंका है। 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हो सकती सर्वाधिक ऑक्सीजन बेड आईसीयू की मांग। ये कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक सर्वाधिक ऑक्सीजन बेड्स की आईसीयू की डिमांड बढ़ सकती है। तीसरी लहर के पीक में 90,000 से 1.5 लाख एक्टिव केस होने का अनुमान है। फरवरी 2022 से मार्च 2022 तक न्यूनतम होने लगेंगे मामले, ऐसी भी खबर है। वैक्सीनेशन करवा चुके लोगों में हल्के लक्षण रहेंगे। जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं उनके लिए राहत वाली बात यह है कि सीवियर प्रॉब्लम नहीं होगी, माइल्ड उनको सिम्टम दिखाई देंगे, हल्के लक्षण उनमें होंगे। तीसरी लहर को रोकने के लिए उठाने होंगे सख्त कदम। ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर को रोकना है तो अभी से ही तैयारी करनी होगी, सख्त कदम उठाने होंगे।
सरकार अनलॉक नीति में कुछ बदलाव करे। सरकार को भी जो अनलॉक नीति लगातार बढ़ाई जा रही है उस पर भी बदलाव करने की आवश्यकता है। शादी समारोह, राजनीतिक गतिविधियां, धार्मिक आयोजनों को रोकना होगा। सरकार को भी इस पर सोचना होगा, विचार करना होगा। किसी भी तरह के चुनाव में जाने से कम इस साल बचना होगा। अगर इससे नहीं बचा गया तो फिर तीसरी लहर से बचना आसान नहीं है। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।